BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जांपल और लेते हैं struct2.c के रूप में। यहाँ पे देखें सबसे पहले दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। स्टूडेंट स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे मैंने S1, S2 और S3 तीन वेरिएबल लिए हैं जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। यहाँ मैंने S1.roll number, S1.name और S1.marks को scanf के द्वारा एंटर करवा दिया है, यानी कि उनकी वैल्यू स्टोर करवा दी है। ये वाला सेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसी सेक्शन को हम S2 और S3 के लिए रिपीट कर सकते हैं। उसके पश्चात जो ये डिफरेंस है इस प्रोग्राम और पिछले प्रोग्राम में, यहाँ पे थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज है और फाइनली यहाँ पे योर रोल नंबर इज प्लेस होल्डर D, नेम इज प्लेस होल्डर S और मार्क्स आर प्लेस होल्डर F के रूप में यहाँ पे जो आपने डेटा स्टोर करवाया था उसको दिखाया गया है। डेटा दिखाने के लिए S1.roll number, S1.name और S1.marks का प्रयोग किया गया है। ये लास्ट लाइन है और ये पूरी लाइन आपको पूरा डेटा इकट्ठा दिखा देगी। जैसे मैंने S1 का डेटा दिखाया है वैसे हम S2 और S3 का डेटा भी दिखा सकते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो मेरे पास struct2.c नाम से फाइल ओपन है और ये दोनों हेडर फाइल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है। उसके पश्चात void main के अंतर्गत मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर से हैं। उसके पश्चात यहाँ पे मैंने यहाँ पे S1 का डेटा स्टोर करवा दिया है printf और scanf के द्वारा। फाइनली यहाँ पे मैंने जो S1 का डेटा है उसे वापस आउटपुट के रूप में प्रिंट करवाया है, अर्थात जो सबसे पहले हमने डेटा स्टोर किया था उसको हमने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिया है। इसी काम को मैंने दोबारा किया है S2 के लिए, आप यहाँ पे देखें। और यही काम हम S3 के लिए भी कर सकते हैं और हम चाहें जितने वेरिएबल चाहें उतने वेरिएबल बना सकते हैं। और फाइनली गेट ch और यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 से। देखिए सबसे पहले रोल नंबर मांगा जा रहा है। ये रोल नंबर S1.roll number है, अर्थात S1 के लिए जो रोल नंबर वेरिएबल है उसमें डेटा स्टोर किया गया है। यहाँ नाम दिया गया है और यहाँ पे मार्क्स। देखिए मेरे पास मैसेज अवेलेबल हो गया है, थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, योर रोल नंबर इज 1, नेम इज वरिंदर एंड मार्क्स आर 22.000। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि जो डेटा हमने फीड किया है S1 में, रोल नंबर, मार्क्स और नेम में, वही डेटा मुझे यहाँ पे दिखा दिया गया है, डिस्प्ले करवा दिया गया है। और नेक्स्ट लाइन में मेरे पास दूसरे रोल नंबर की जानकारी मांगी जा रही है। रोल नंबर 2, नेम अरविंद और मार्क्स जो है वो 55। देखिए अब जो सेकंड रोल नंबर है उसका डेटा प्रिंट करवाया गया है। इस प्रकार यदि आप ध्यान दें तो आपके पास दोनों वेरिएबल्स का डेटा दिखा दिया गया है। पहले हमने डेटा स्टोर किया है, फिर उस वेरिएबल का डेटा हमने प्रिंट में देख लिया है। इस प्रकार आप S3, S4 और अगर आप चाहें तो जितने वेरिएबल आप चाहें उतने बना सकते हैं और डेटा आप स्टोर कर सकते हैं स्ट्रक्चर के द्वारा। सबसे खास बात इस स्ट्रक्चर में यही है कि सारा डेटा जो है वो रिलेटेड है। जब हम S1 का डेटा स्टोर करते हैं तो S1 से रिलेटेड रहता है, जब S2 का डेटा स्टोर करते हैं तो S2 से रिलेटेड रहता है। इस प्रकार हम स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के साथ हम एरे का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार हमने स्ट्रक्चर के साथ एरे का प्रयोग किया है। सबसे पहले हेडर फाइल्स ली हैं। हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट डिफाइन किया है जिस दो वेरिएबल्स को शामिल किया गया है, रोल नंबर और नेम। और यहाँ पे देखें void main में हमने एक इंटीजर I ले लिया है। ये I लूप में काउंटर के रूप में काम करेगा। इस प्रोग्राम का सबसे मेन पार्ट ये स्ट्रक्चर लाइन है, struct student array of 5। बजाय हमने S1, S2, S3 डिक्लेयर करने के हमने यहाँ पे 5 वेरिएबल एरे के द्वारा डिक्लेयर कर दिए हैं। और यहाँ पे हमने 5 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, इसलिए इंडेक्स में 5 एलिमेंट बता दिए हैं। यहाँ पे यदि आप लूप में देखें तो हमने I को 1 से स्टार्ट किया है और इसको हम जब तक 5 तक नहीं पहुंच जाता लूप तब तक हम इसे चलाना चाहते हैं और एक एक प्लस करके चलाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम रोल नंबर एंटर करते हैं, एंटर योर रोल नंबर से, और यहाँ पे scanf के द्वारा रोल नंबर ऑफ एरे ऑफ I में हम सबसे पहले डेटा स्टोर करते हैं, फिर नेम एरे ऑफ I में हम डेटा स्टोर करते हैं और इसके लिए हम scanf का प्रयोग करते हैं। फाइनली देखिए आप नीचे की तरफ थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ गया है और नीचे हमने एक लूप और प्रयोग की है जिसमें हम उन सभी पांचों एलिमेंट्स या पांचों वेरिएबल्स का डेटा, उन पांचों एरे एलिमेंट्स का डेटा हम यहाँ नीचे वाली लूप से दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे printf
फिर से लूप 1 से लेकर 5 तक चलाई गई है और सारे वेरिएबल्स का डेटा एक साथ यहाँ लूप के द्वारा प्रिंट किया गया है और फाइनली गेट ch और यहाँ पे प्रोग्राम क्लोज कर दिया गया है। इस struct3.c को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड की, उसके पश्चात struct स्टूडेंट डिफाइन किया है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, रोल नंबर और नेम। वर्ड मेन को डिफाइन किया गया है, इंटीजर आई लिया गया है जो लूप में काउंटर का काम करेगा। struct स्टूडेंट का एक एरे डिफाइन किया गया है 5 एलिमेंट्स के साथ। फिर से फॉर लूप में हमने डेटा प्राप्त किया है एरे ऑफ आई के 5 एलिमेंट्स के लिए और इसी तरह से फिर हमने उन सभी जो हमने डेटा प्राप्त किया है उसको प्रिंट करवा कर दिखाया गया है फॉर लूप के द्वारा फिर से, और फाइनली यहाँ पे मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया गया है। अब हम इसे रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 के द्वारा। देखिए, सबसे पहले रोल नंबर का डेटा और फिर से दूसरे रोल नंबर का डेटा, तीसरे रोल नंबर का डेटा, चौथे रोल नंबर का डेटा और 5वें रोल नंबर का डेटा। जैसे ही 5 एलिमेंट्स में डेटा फिल करके मैं एंटर करता हूं, मेरे पास जो नीचे वाली लूप थी उसके द्वारा सभी एलिमेंट्स का डेटा इकट्ठा शो कर दिया जाता है, जिसमें लिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैसेज के बाद यदि आप देखें तो सारे रोल नंबर्स और सारे नेम्स को इकट्ठे डिस्प्ले कर दिया जाता है। इस प्रकार हम एरेज का प्रयोग कर सकते हैं स्ट्रक्चर्स के साथ, जिससे हम काफी सारे वेरिएबल्स को एक साथ एरे की सहायता से डिक्लेयर कर सकते हैं और उनमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और फिर उन वैल्यूज को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। इस प्रकार स्ट्रक्चर और एरे का प्रयोग हम अपने एग्जाम्पल में कर सकते हैं।